वैसे तो दुनिया रंग रंगीली होती है यहाँ के जीव जंतुओं से। यहाँ के जीव जंतु इस स्थान पर उतनी विविधता प्रदान करते हैं। उनमें से कुछ जीव जंतु बहुत ही भोले, बहुत ही ईमानदार है, उनकी आंखों में प्यार झलकता है, और कुछ जीव जंतु वैसे ही खतरनाक होते हैं। और उन जीव जंतुओं में सबसे खतरनाक मनुष्य, जिसके पास में इतना अधिक दिमाग है, जो ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिसे सोचा नहीं जा सकता है, वो सभी जीव जंतुओं के ऊपर में अकेले ही भारी पड़ सकता है। वो इन सब में खतरनाक है। और इन लोगों में, इन मनुष्यों में अगर कोई सबसे अलग है और सबसे खतरनाक साबित हो सकता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो होंगे चीनी। और क्यों है? क्योंकि उनका दिमाग ही कुछ अलग चलता है, उनकी सोच ही कुछ अलग चलती है, उनके सोचने का ढर्रा ही बिल्कुल अलग होता है, उनके काम करने का भी ढर्रा कुछ अलग होता है। उनके बारे में कभी भी आप कोई भी बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि चीनी आज ऐसे हैं तो कल कैसे रहेंगे। ऐसे ही होते हैं चीनी। चीनियों के दिमाग की जो बनावट है पता नहीं किस प्रकार की है कि वो कैसा कुछ सोच सकते हैं जिस तरह से कोई भी नहीं सोच सकता है। और इसका अर्थ किसी भी तरह से सृजनात्मक नहीं होता है, इसका अर्थ बहुत हद तक विध्वंसात्मक भी होता है। चीनियों के दिमाग के भीतर में बहुत सी बातें चलते रहती हैं। अब इस पूरे पहलू को ऐसे देखेंगे तो चीनियों का दिमाग ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तो भू राजनीतिक रूप से आप समझेंगे कि चीन ने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पूरे विश्व के जितनी भी आइडियोलॉजिकल और कुछ जो ऐसे डिफरेंसेस थे, अंतर थे जो वैचारिक स्तर पर हुआ करते थे, तो दो ही चीजों के ऊपर में वह उभर कर आया, और दो चीजों में से एक के ऊपर ने उसने आधिपत्य स्थापित कर लिया, और वह था कम्युनिज्म। अब आधिपत्य स्थापित करने के बाद में उसने एशिया के बहुत से देशों के ऊपर में वहां पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी, और अपनी प्रादेशिक जो अस्मिता है उसे बनाकर उनके ऊपर में थोपना भी शुरू कर दिया। तो चीन का जो भू राजनीतिक जो स्वरूप हुआ करता था, वो भू राजनीतिक स्वरूप बिल्कुल ही अलग हुआ करता था। चीन उसके बाद से बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी हो गया। चीन को आप देखेंगे तो चीन की महत्वाकांक्षा ऐसी रही है कि चीन किसी भी तरीके से अपनी पूरी की पूरी महत्वाकांक्षा को लेने के लिए, उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपने महसूस किया होगा कि चीनी कभी भी अपने पड़ोसी देशों के साथ में मेल जोल से नहीं रहता, हमेशा उनके साथ में 36 का ही आंकड़ा रहता है, लड़ाई झगड़े की ही बात होती है। और चीन वास्तविक रूप से उन लोगों के साथ में बहुत ही वैमनस्य का भाव रखते हैं, जिसे समझते हैं कि जिसे डोमिनेट करना चाहिए, जिसका ऊपर आधिपत्य स्थापित करना चाहिए और जिसे दबा कर रखना चाहिए। उनके साथ तो उनकी मानसिकता ही बिल्कुल अजीबोगरीब होती है। तो चीनियों ने देखा है कि पूरी दुनिया में अगर इस आधिपत्य को स्थापित किया जाए तो उन्हें युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ना पड़ेगा, उन्हें हमेशा युद्ध लड़ना पड़ेगा। और चीनी किसी भी देश के पीछे अगर जिसे कहते हैं कि पिल करके पड़ जाएं तो उसके साथ युद्ध ही युद्ध होता है, युद्ध ही युद्ध होता है, और युद्धों का अंबार लग जाता है। और युद्ध सिर्फ सीमा रेखाओं पर नहीं होता है। अगर कोई देश किसी कारण से बहुत दबाव में है, अगर कोई देश किसी समस्या में है, अगर कोई देश है निरंतर कुछ न कुछ नई समस्याओं का सामना कर रहा है, तो समझ जाइए कि उसे उसकी जानकारी नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसके पीछे चीनियों का ही हाथ होता है। जब चीनी युद्ध करते हैं तो वह इस बात को बिल्कुल ही आश्वस्त कर देते हैं कि उनका जो देश है जिसके साथ युद्ध कर रहे हैं वह एक सीमा पर नहीं हो, वह अलग अलग प्रकार के युद्ध हों और अलग अलग तरीके के भी युद्ध हो जाएं। और यह जो युद्ध होता है वह इस कारण से हो पाता है क्योंकि चीन के लोग ही बिल्कुल अजीबोगरीब होते हैं। विश्व में, पूरी दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होते हैं जो चीनी इस ऐसे अजीबोगरीब होते हैं। और अजीबोगरीब होने का मतलब कि सोच से, अपनी नजर से, अपने कार्य से वो अजीबोगरीब होते हैं।
वह एक तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैसे इस स्थान पर कुछ लोग हैं ईश्वर को साक्षी मानकर शादी ब्याह भी करते हैं, वैसे वो करना नहीं चाहिए लेकिन तब भी उसे मानकर करते हैं, कोर्ट कचहरी में भी बयान देते हैं और ईश्वर को साक्षी मानकर हमेशा झूठे ही बयान देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए लेकिन तब भी उनकी मर्जी, लेकिन सब कुछ उसे ही साक्षी मानकर करते हैं। चीनी ईश्वर को साक्षी मानकर कुछ भी नहीं करते हैं, नास्तिक होते हैं, और जब नास्तिक होते हैं तो इन्हें किसी बात का डर नहीं है। सामान्यतः कोई व्यक्ति भारत में अपने कर्मों के कारण डरेगा कि हमने कर्म बुरे किए हैं तो प्रभाव भी बुरा पड़ सकता है। चीनियों को इस बात का कोई भी डर भर नहीं रहता कि कर्म ऐसे कैसे किए हैं और क्या फल मिलेगा, दोनों को सामंजस्य ही नहीं रहता है। चीनियों की जीवन शैली ऐसी होती है कि चीनी कुछ भी खा सकते हैं, सांप का सूप भी पी सकते हैं, वह केकड़े भी खा सकते हैं, वो कॉकरोच भी खा सकते हैं उस स्थान पर, वह चमगादड़ तो खाते ही खाते हैं। और कुछ कुछ चीनियों को देखेंगे जो कि देखने में अच्छे लगते हैं, उनको देख कर लेके अच्छा ये चमगादड़ भी खाती होगी क्या, ऐसा भी लग सकता है। तो यह उनके जीवन शैली का हिस्सा हो जाता है। चीनी और भी क्या कर सकते हैं कि उनके तरह तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं, लेकिन एक ही अभिव्यक्ति उनके पास में बिल्कुल समान होती है कि उनकी कोई अभिव्यक्ति ही नहीं होती है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि वो पोकर फेस्ड होते हैं। पोकर फेस मतलब कि चेहरे पर ना कोई हर्ष न विषाद, कुछ भी नहीं। आप उन्हें कुछ भी बोल दीजिए, आपको लगेगा ना कि खुश हुए, नाराज हुए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वो किसी भी प्रकार की जिसे कहते हैं कि मानवीय नॉर्म्स मतलब उनके नियम कानून का भी पालन नहीं करते हैं। और पालन क्यों नहीं करते हैं आप समझ सकते हैं। अगर घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति है और उस काम करने वाले व्यक्ति से कोई गलती हो गई तो उसे क्या करते हैं, आप देख सकते हैं उसे क्या करते हैं। यहाँ पर मालिक बैठा होगा और उसे क्या करेंगे, किसी को टांग देंगे, किसी को बांध देंगे, कुछ अजीबोगरीब तरीके से पनिशमेंट देते हैं। यहाँ पर उसे पनिशमेंट क्या दे सकते हैं, कुछ बात बोलेंगे, उसे समझाएंगे। लेकिन हमारे चीनी तो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल ही असाधारण होते हैं। लेकिन फिर चीनी बहुत ही फोकस्ड होते हैं, वह अपने काम के प्रति बहुत ही मनस्वी होते हैं, इतने कठिन श्रम करते हैं और इतनी अधिक मात्रा में लक्ष्य को भेदित करने की क्षमता रखते हैं जितना विश्व में शायद कोई भी नहीं करता है। और यही चीनियों की विशेषता होती है। इसी कारण से चीनी जो लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, असाधारण होते हैं, अलौकिक होते हैं, अद्भुत होते हैं। अजीबोगरीब इनके लिए सबसे बेहतर शब्द होता है। यह संकल्पना चीनी युद्ध जो करने वाले उनके पास में भी आती है। तो चीनी जो युद्ध करने वाले होते हैं, जो चीन की जो सेना होती है, वह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं करती है। चीन के लोग होते हैं, चीन की जो सेना होती है, वो किसी भी प्रकार का युद्ध कर सकते हैं। वो कैसे कैसे युद्ध करते हैं, मनोवैज्ञानिक मतलब कि आपको इतना रुला देंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपको लगेगा कि बस अब तबाह हो गए और आपका खून जलना शुरू हो जाएगा। एक युद्ध। दूसरा मीडिया, मतलब कि अखबारों के सहारे आपके ऊपर में ऐसे सूचना का माया जाल कर देंगे, आपको लगता है कि यही बात सही है और जो सही बात है वो गलत लगेगी, जो गलत बात है वही सही लगनी शुरू हो जाएगी। और फिर वैधानिक, जिसे कहते हैं लीगल, तो वैधानिक का अर्थ हो जाएगा इस स्थान पर कि चीनी ऐसे युद्ध करेंगे कि आपके शहर में, आपके पूरे लीगल सिस्टम में कुछ अगर छेद रहेंगे, कुछ लूप होल्स रहेंगे, उसे ही वह पूरी तरह से शोषण करके उसे बिल्कुल ही अलग कर देंगे। अब एक मनोवैज्ञानिक युद्ध को ले लीजिए। मनोवैज्ञानिक युद्ध वो किस रूप में करते हैं और कैसा करते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध का अर्थ होता है कि वह क्या करते हैं, सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं, सूचनाओं को अलग रूप से उसकी व्याख्या करते हैं और इस क्रम में वो झूठ नहीं बोलते हैं। वह क्या करते हैं कि जो आपने परसेप्शन बनाया, जो नजरिया बनाया आपने, उस नजरिया को ही बदल देते हैं इस तरह से, इस कदर कि आपको सही गलत लगता है, गलत ही सही लगना शुरू हो जाता है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, उनका कहना भी है कि हर एक देश का अपना एक तंत्र होता है और उस देश के तंत्र को उसी के तंत्र की दृष्टि से उसे तोड़ मोड़ कर, उसे मरोड़ कर छोड़ दीजिए, उसी से उसका गला घोंट दिया जाए। और इस संदर्भ में चीनी बिल्कुल ही अलग रूप से व्यवहार करते हैं जितना कोई भी देश नहीं करता है। चीनी क्या करेंगे,
चीनी देखेंगे कि आपके देश में कौन कौन सी खराबियां हो सकती हैं और कैसे उनका शोषण किया जा सकता है। वह एक काम करते हैं, वह देखेंगे कि आपका देश किस रूप में काम करता है और किस तरह से आपके कार्य करने की शैली में कौन कौन से कहां कहां पर छेद हैं जिसे कि बड़ा किया जिसे कि भगंदर बनाया जा सकता है। चीनी यह काम भी करते हैं और फिर वह यह देखते हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे देश में, पूरे के तंत्र में एक अच्छी खासी मात्रा में अव्यवस्था उत्पन्न की जा सकती है और ऐसी व्यवस्था कि पूरी की पूरी सरकार ही उसके बीच में उलझ जाएगी और उलझ कर क्या करेगी कि उसका ध्यान ही रहेगा कि उसकी सीमा रेखा पर कहीं और कहीं पर क्या हो रहा है, और तब चीनी उसका फायदा उठाएंगे और उठाते भी हैं। यह उनका मनोवैज्ञानिक युद्ध का स्वरूप होता है। अब इस रूप में अगर आप देखेंगे तो चीनी क्या करेंगे, चीनी क्या कर सकते हैं, क्या किया होगा। जैसे अगर किसी ने कहा कि जो वायरस है, जो कोविड का वायरस है, कोरोना वायरस चीन से आया, तो चीन कहा कि ये तो बिल्कुल रेसिस्ट है, ये तो बिल्कुल नस्लवादी है और यह बात कर रहा है कि चीन से उत्पन्न है, यह वायरस तो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। यह काम करते हैं। अगर आपके पास में एक प्रेस है जो कि बिल्कुल ही स्वतंत्र है जैसे भारत का, तो चीन के लोग क्या करेंगे, उसे ऐसा मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे कि प्रेस का दो हिस्सा बिल्कुल अलग अलग भागों में बट जाएगा। एक जो आपको सच बताएगा, एक जो कि आपको झूठ बताएगा, और सच बताने का काम करेगा जो उसे आपको लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बताने का काम उसे वही लगेगा आपको कि वो सच बोल रहा है। अब जैसे भारत में आप देख सकते हैं, इस स्थान पर, इस पूरे पहलू पर एक प्रेस को देख सकते हैं जहां कि जिसके सदस्य के रूप में यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर भी रहे हैं इस स्थान पर और अभी भी हैं, और वो सभी लोग सरकार के विरुद्ध आग उगलते रहते हैं। आपको पता चलेगा कि वो लोग बहुत बड़े, उनकी फैन फॉलोइंग है, अच्छी खासी मात्रा में उनकी लोकप्रियता है, और आपको पता ही चल पाएगा कि वो लोकप्रियता कैसे बनी। उनके पास में कम से कम ऐसे 1000 फेक आईडी होंगे जो आपके नजरिए को उत्पन्न करके आपके नजरिए को प्रभावित करने का काम करता है। या फ्री प्रेस है तब ऐसा होगा। अब जो सही खबर भी होगी उसके भीतर में भी वह है कि एक सुराग डाल देंगे जिससे कि आपको वह खबर भी गलत लगनी शुरू हो जाए, वह भी प्रारंभ हो जाए। आपके मन में जब शंका उत्पन्न हो जाएगी, संदेह उत्पन्न हो जाएगा, तो आपके लिए कोई भी खबर अच्छी हो जाएगी और कोई खबर आपके लिए बुरी भी हो जाएगी। आपको पता ही चलेगा कि खबरों में क्या है, और तब वो बताना शुरू करेंगे कि अच्छी खबर ये फेक न्यूज है और जो बुरी खबर है, मतलब कि जो खबर उन्हें सूट नहीं करती है वही वास्तविक रूप में सच है। अब अगर फ्री स्पीच है तो ये देश में क्या करेंगे चीनी कि उस स्थान पर आपके पास में ढेर सारे विद्रोह करा देंगे, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा देंगे। अब जैसे अब भारत में आपने देखा होगा तो कितने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो गए यहाँ पर इस स्थान पर, तो फार्मर प्रोटेस्ट देखेंगे, खालिस्तान प्रोटेस्ट देखेंगे। बिल्कुल अचानक से खालिस्तान कहीं से आ गया, बिल्कुल अचानक से किसानों को समस्या होने लगी, ठीक, सब कुछ अचानक से होने लगा। आपको पता चले अरे किसान तो बेचारे निरीह हैं, गरीब हैं या अन्नदाता हैं, कुछ भी हैं, आपको पता ही नहीं है कि यहां पर क्या क्या चल रहा है, आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपका फ्री है, तब वो क्या करेंगे कि उस स्थान पर अपने सस्ते सामान इतनी अधिक मात्रा में डंप कर देंगे कि वो सारा जो मार्केट फोर्स है वही पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा, पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा, और आपकी अपना बिजनेस पूरी तरह से बिल्कुल बाहर चला जाएगा। आपको पता ही चला कि अरे हुआ क्या, कहां से कैसे करके हुआ। क्यों? क्योंकि इनका विश्वास है कि अगर आपने कोई पद्धति बनाई है तो उसी पद्धति के भीतर में आपको निचोड़ कर छोड़ दें। यह उनके कार्य करने की शैली होती है। इसके अलावा और ये क्या कर सकते हैं, यह पूरी तरह से जैसे भारत में उन्होंने क्या किया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ट्विटर पर जितने भी ऐसे न्यूज आए वो 90% फेक थे, झूठ थे। लोगों ने उसी को माना, उसी के ऊपर काम किया। अब यहां पर इस स्थान पर शवों को गंगा में फेंक देना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने शवों को फेंका, उसका इतना प्रचार प्रसार किया अपने तंत्र के सहारे। और आपको खुद मालूम होगा इसमें कौन कौन सी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी एजेंसियां रही हैं जिन्होंने कि ऐसा काम किया, और उन्होंने वैसा ही करने की उनकी सोच है। अब ट्विटर के ऊपर में आप समझेंगे कि यहाँ के कुछ लोग यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा भारत में कुछ ऐसे चैनल हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला लेंगे, वॉशिंगटन टाइम्स का हवाला लेंगे। उस स्थान पर न्यूयॉर्क टाइम्स तो बिका हुआ है, किसके हाथ बिका हुआ है?
तो चीनी के हाथ हो। वॉशिंगटन टाइम्स तो बिका हुआ है, चीनियों के हाथ है। ट्विटर भी बिका हुआ है, चीनियों के हाथ। और एक अखबार अंग्रेजी का जिसे कि भारत के विद्यार्थी सबसे अधिक मात्रा में पढ़ा करते हैं, अखबार तो सुनने पे लगता है, उसका नाम सुनने पे लगता है कि इस स्थान पर सनातनी लोगों का होगा, हिंदुओं का होगा उस स्थान पर, लेकिन उनके विरुद्ध वो जहर ही उगलने का काम करेगा। अब क्यों? आप देखेंगे कि उसके फ्रंट पेज पर जब भारत युद्ध लड़ रहा है चीन के साथ में, तो फ्रंट पेज पे चीन के 3 पेज का एडवर्टीजमेंट। जो भी अखबार 3-3 पेज का एडवर्टीजमेंट देगा, तो जाहिर है कि कोई चाहेगा कि कुछ न्यूज उसके ऐसे हों जो उसके अनुकूल हों। वह उसे पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देता उस पूरे के पूरे भाग में। तो ट्विटर उसके हाथ में, उस स्थान पर मीडिया उसके हाथ में। सोशल मीडिया में वो क्या करेंगे कि सोशल मीडिया में कम से कम 10 लाख 12 लाख फेक आईडी कर लेंगे। कुछ चीन में होंगे, कुछ बोत्सवाना में होंगे, कुछ अल्जीरिया में होंगे, कुछ तुनिसिया में होंगे, कुछ यूरोप में होंगे। चीनियों के खुद पास में, और गद्दार भारतीयों की कोई कमी तो है नहीं, यहां पर भी उतनी अधिक मात्रा में होंगे। और वो सब चीनियों के निर्देश का पालन करते हुए सरकार के विरुद्ध है या किसी भी राष्ट्र के हित में होने वाली किसी भी नीति के विरुद्ध में काम करना शुरू कर देंगे। तो आपको लगेगा कि सरकार क्या कर रही है, ये सरकार आपके विरुद्ध जा रही है, ये देश आपके विरुद्ध जा रहा है, सब कुछ आपके विरुद्ध है। आपको जब भी गड़बड़ लगने लगे, ऐसा जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ गलत है, आप समझ लीजिए चीनियों का प्रभाव आपके ऊपर में हावी हो गया है। तो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन चैनल, ये सारे कुछ न कुछ इस तरह इन्वेस्टमेंट करके खरीद कर, इनके शेयर को अच्छी दाम में खरीद कर यह ऐसा काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और वो ऐसा इसलिए कि आप समझेंगे कि कभी भी आपको सही बात की जानकारी नहीं मिल पाए। आपने ध्यान दिया होगा कि वायरस के संदर्भ में आज तक कोई सही जानकारी कोई भी प्रेस नहीं दे पाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं दे पाया, हमेशा उसने बात किया कि नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी देनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो चीनियों के हाथों में बिका हुआ है। अब यही सबसे पहले बात यही कही गई थी कि अमेरिका ने यह काम किया है। चीनियों ने कहा कि अमेरिका ने यह काम किया है, यह वायरस अमेरिका ने उत्पन्न किया है और इनकी वजह से उत्पन्न हुआ है। अब सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। और पूरी दुनिया ने इस बात को माना भी कि अमेरिकियों का ही यह काम रहा है। तो मीडिया का युद्ध लड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध, मीडिया के युद्ध। इसके अलावा वह वैधानिक युद्ध भी लड़ते हैं। अब वैधानिक युद्ध लड़ने के लिए उनके पास में हर एक क्षमता है। आपको मालूम होगा कि चीन यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हो, भला हो भारत के उस मूर्ख प्रधानमंत्री का, पहले प्रधानमंत्री का, जिसे कि भारत के पास में मिल रहा था उसने चीनियों को दे दिया। अब आपको मालूम तो चलेगा ही धीरे धीरे कि वैसा जो मूर्ख प्रधानमंत्री है वो मूर्ख वास्तविक रूप में ही था, वह जानबूझकर ऐसा काम किया करता था। और जिसके नाम पर यहाँ के बच्चे लोग बाल दिवस भी मनाने का कार्य करते हैं। यह आप देखेंगे तो उनकी पूरी जीवन चीनियों को इतना क्षेत्रफल दे देना, चीनियों को ऐसा पूजना, चीनी आक्रमण कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना, ये सब चीजें संयोग नहीं थी। लेकिन यह तो चीनियों की खासियत थी कि उन्होंने ऐसा काम किया। तो यूएनएससी में वो परमानेंट मेंबर तो ही है, डब्ल्यूएचओ में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और चीनियों के लिए बहुत कठिन काम नहीं है कि उस स्थान पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके सारे नियमों को ताक पर रखते हैं और नियमों को पूरी तरह से परिवर्तित कर दें और उन नियमों का दुरुपयोग करना भी खुद से शुरू कर दें। और चीनी ये काम करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक युद्ध है, मीडिया के युद्ध है और वैधानिक युद्ध है, वो तीनों चीनी अलग अलग समय पर बिल्कुल अपने तरीके से लड़ने का कार्य करते हैं। और भारत के साथ में इन्होंने सभी तरह के युद्ध को अपनाया है। भारत के साथ में आप देखेंगे कि कितने युद्ध को अपनाई है। तो पूरी तरह से इन्होंने क्या किया है कि इस स्थान पर एक उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई जिसे कहते हैं सलामी, इसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स, जिसके सहारे वो भारत को तोड़ कर धीरे धीरे तोड़ कर अलग करना चाह रहे हैं। एक भाग को तोड़कर अलग, दूसरे भाग को तोड़कर अलग है, मीडिया को अलग है, लोगों को अलग, ब्यूरोक्रेसी को अलग, पढ़ने और लिखने वाले लोगों को अलग है और सभी को लगेगा कि वो खुद हुई सही है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि परसेप्शन वॉर का यह जो स्वरूप है वो बिरले ही देखने में आता है। और अंततः इनका प्रभाव कहां पर पड़ रहा है? सीमा रेखा के ऊपर में। और सीमा रेखा के ऊपर में कहां पर? इस पूरे के पूरे भाग पर। अब आप ध्यान देंगे, क्या भारत के साथ में चीन की सेना है? चीन की सीमा लगती है? नहीं लगती है।
तो किसकी लगती है? तिब्बत की लगती है, और तिब्बत तो चीन का हिस्सा है ही नहीं। यह तो फिर से उसी मूर्ख प्रधानमंत्री की बात चली आती जिन्होंने सबसे पहले यह काम करने की पहल की थी, शुरुआत की थी, और काम कर भी दिया। उसके बाद और भी कुछ कुछ गलतियां हो गई इस रूप में लेने के बाद में। तो यह चीनियों का ऐसा आधिपत्य करने का पूरी तरह से यह तरीका है, पूरी तरह से यह विधि है, जिसे कि भारत को बिल्कुल दबा कर रखा जाए, बिल्कुल मार पीट करके रखा जाए। अब चीन ने उस रूप में क्या किया कि भारत के साथ में एक पूरी युद्ध की स्थिति पैदा की। और वो युद्ध की स्थिति कहां पर पैदा की? तो हॉट स्प्रिंग में, गोगरा क्षेत्र में, यहां पर पूरे के पूरे अक्साई चीन क्षेत्र में। और इस स्थान पर उन्होंने किया क्या कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया। अब लड़ाई झगड़ा करने के क्रम में उनका उद्देश्य क्या था कि लड़ाई झगड़ा करते 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 इतना थका दिया जाए, इतना उबा दिया जाए, इतना स्ट्रेस पैदा कर दिया जाए भारत की सेना के बीच में और भारत के लोगों के बीच में, कि अंततः कहें कि भाई हुजूर माई बाप आप इसे आप ले जाइए। यही काम करने में वो आदी हैं, यही काम करने में सक्षम है। आप ध्यान देंगे कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग के ऊपर में अब जो थोड़ी बहुत संधि भी हुई है, अगर हुई है तो कितने राउंड के बाद में 11 राउंड के बातचीत के बाद में ये 14-15 तक भी पहुंच गया। और अब जाकर दोनों सेनाएं अपने 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 स्थान पर जा पाई हैं। और ये कितने दिनों तक जा पाएंगी यह सोचने की बात है, लेकिन यह समय ही बता पाएगा कि अंततः होता क्या है। दूसरा, चीन कैसे भारत के साथ में युद्ध कर रहा है? बेल्ट और रोड इनिशिएटिव। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, BRI जिसे कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका एक हिस्सा है। लेकिन इस बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत में वो क्या करे? डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब कि चीन क्या करेगा कि किसी देश से एक पत्तन लेगा। मान लीजिए जैसे उसने क्या किया कि श्रीलंका से कोलंबो को बनाने का ठेका लिया। कोलंबो को उसने पूरी तरह से कन्विंस कर दिया कि देखिए जब ये पत्तन बच जाएंगे तो आपके पास में रोज कम से कम 2000 जहाज आएंगे। 2000 जहाज आपको आकर पैसा देंगे, यहाँ पर टिकेंगे, उनके लोग आएंगे, वो होटल में रहेंगे इस स्थान पर, यहाँ पर पेट्रोल पंप बनेगा, यहाँ पर सब चीज़ों का उत्थान होगा और देश में खुशहाली ही खुशहाली होगी। श्रीलंका ने कहा करे वाह ऐसी बात है, ऐसा होगा। हाँ, हो गया। तब चीन ने क्या किया? पूरी दुनिया में सब कुछ ऐसा कुछ जाल बैठाकर क्या किया? उसने एक वायरस छोड़ दिया जिससे सारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए। अब जो कोलैप्स कर गई तो कहा कि आपने तो पैसा दिया नहीं, पैसा दे दीजिए हमें। अब पैसा वो कहां से दे पाता? तो उसके भीतर में एक क्लॉज है, और वो क्लॉज ये है कि अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा तो उस पूरे के पूरे पत्तन का, उस पूरे के पूरे परियोजना का उपयोग चीन जिस तरह से चाहे वैसे कर सकता है। और चीन ने यही करने की ठानी, कोलंबो को ले लिया। और अब श्रीलंका की सड़कों पर आप देखेंगे चीनी घूमते फिरते नजर आएंगे। यह मेरी थोड़े दिन पहले उस स्थान पर यात्रा हुई है, हिंद महासागर के सारे क्षेत्रों के ऊपर में कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में, और उस पूरे पहलू के ऊपर में ये सब लोग घूमते फिरते नजर आ रहे थे चीनी उस स्थान पर, जो कि चीनियों को हमने कभी पहले देखा ही नहीं उस पूरे भाग में। तो यह जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, यह पूरी तरह से भारत को घेरने की योजना है। और क्योंकि यह भारत को घेरने की योजना है, इसलिए आप देखेंगे इस पूरे मानचित्र पर भी देखेंगे कि भारत कैसे और किस किस रूप में यह घिर चुका है, और बुरी तरह से घिर भी चुका है। और कितनी बुरी तरह से घिर चुका है आप देखेंगे, सभी तरह से पत्थरों का पूरी तरह से जाल बिछ गया है इस पूरे के पूरे भाग में। यहाँ पर कौन कौन से पत्तनों से, यहाँ से इस स्थान से लेकर यहाँ तक चारों तरफ से, और उत्तर से भी पूरी तरह से भारत को उसने घेर कर छोड़ दिया है। अब उद्देश्य क्या है कि जब भारत पूरी तरह से घिर जाता है, चारों तरफ से घिर गया है, तो तब वह क्या करेगा कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार सभी स्थानों पर ऐसा काम करके तब वह क्या करेगा कि वह एक ऐसा टैक्टिक्स करे जिसमें करेगा कि भारत के पास में कोई भी विकल्प नहीं रह जाएगा, कि भारत उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। और भारत मानेगा नहीं मानेगा या चीन के ऊपर में अब तो कम भारत के लोगों के ऊपर में, क्योंकि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है जो खुद अपने देश को बेचने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं कि कहां से, किस तरह से, किस रूप में बेचा जाए। और अब इसके संदर्भ में चीनियों ने क्या किया है कि भारत की 20% जनसंख्या, जो कि पूरी तरह से भारत की पक्षधर है ही नहीं, वह पूरी तरह से पाकिस्तान की पक्षधर है, उनके साथ में मिलजुल के पूरी तरह से उन्होंने के षड्यंत्र का एक जाल बिछा दिया है। और उस जाल के सहारे वो जब भी चाहें, जो रोग चाहें, उस रोग को ऐसे ऐसे करके फैला सकते हैं इस स्थान पर। और जाहिर है कुछ घृणा से बिल्कुल अंधे हो चुके हैं,
कुछ के मन में घृणा भर दी गई है, और कुछ जो अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सुरक्षित करने की कोशिश में इतने थक जाएंगे कि एक समय वो कहेंगे कि अब हमें कुछ भी लेना देना नहीं, आप जो चाहे वो काम कीजिए। मतलब कि चीनी भारत के साथ एक युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध कैसा है? यह बहुआयामी युद्ध है। यह युद्ध है सिर्फ सीमा रेखा पर सेना के साथ में नहीं है, यह युद्ध है सेना के साथ में है, यह युद्ध नजरिए के युद्ध है, परसेप्शन वॉर है, यह युद्ध सूचना का युद्ध है, यह युद्ध है बायो युद्ध है, जैविक युद्ध है, यह युद्ध है आर्थिक युद्ध है, और यह युद्ध अब साइबर युद्ध में भी परिवर्तित हो गया है। अब कुछ भी हो भारत में, भारत कोई भी अगर स्टांस लेता है, कोई भी कदम उठाता है, तो चीन क्या करेगा? तुरंत एक साइबर अटैक कर देगा। अब भारत अपने आप को जब तक इस मामले में सुरक्षित महसूस नहीं करा पाता है, तब तक वह चीन का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं रखता है। अब इसके लिए आवश्यक क्या है कि यहां पर चीनी मोबाइल नहीं रहे इस स्थान पर, एक हो जाता है। अब चीनी के मोबाइल हैं, अब यह संदेह यह है कि चीनी के पास में, चीनी जितने मोबाइल बने हुए हैं उस सब मोबाइल पर उन्होंने अपना एक चिप डाल रखा है, और इसी कारण से हुआई को लाइसेंस भी नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसे समझा गया था कि चीन के जासूसी करने का वह एक यंत्र है और तंत्र भी है। तो अगर उस 25 करोड़ टेलीफोन जो कि चीनी टेलीफोन है, यहां पर उसका उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है, और जब ऐसा इस्तेमाल होता है तो, और ये काम ऐसा हो चुका है, तो उनके लिए मुश्किल से एक दिन का समय है कि 25 करोड़ टेलीफोन काम करना ही बंद कर देंगे। आपको ध्यान होगा चीनियों ने किस तरह से यहां पर एमएसएमई को, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को तबाह करने काम किया, पिछली सरकार के साथ में मिलकर। मतलब कि अभी की सरकार के साथ नहीं, पिछली सरकार के साथ मिलकर। पिछली सरकार सिस्टमैटिकली चीनियों के साथ में मिलकर जितने भी यहाँ पर उस तरह के व्यापार थे, उद्योग थे, वो सारे के सारे सिस्टमैटिकली उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। अब इन बातों के बारे में आप जानेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि ये युद्ध कैसे होता है, और किस किस तरह से कुछ सरकारें चीन के पछलग्गों की तरह काम कर रही थी और भारत की अस्मिता के विरुद्ध में काम कर रही थी। अब आप जब पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो आपको मालूम चलेगा ही चलेगा, चलना ही चलना, अगर आप ईमानदार हैं तब। तो चीनियों का इसके पीछे में उद्देश्य क्या है? चीनी का उद्देश्य यह है कि वह सभी जगह पर डिस्प्यूट पैदा करें, सभी जगह पर, पूरे हिमालय क्षेत्र में डिस्प्यूट पैदा करें, और उस स्थान पर डिस्प्यूट पैदा करके कन्वेंशन, मतलब कि परंपरागत युद्ध तो लड़े ही लड़े, लेकिन साथ ही साथ है युद्ध के सभी स्वरूप को ले लें। मतलब पानी का युद्ध ले लें, बांधों का युद्ध ले लें, बिजली का युद्ध ले लें, लोगों का युद्ध ले लें इस स्थान पर, और जहां जहां भी भारत के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, आते हैं, टकराते हैं, सभी स्थानों पर युद्ध का ही एक सिलसिला जारी हो जाए। और यह इसलिए कि जैसे ही भारत किसी स्थान पर कमजोर पड़ेगा, जैसे ही कमजोर पड़ेगा, किस रूप में कमजोर पड़ेगा? तो मिलिट्री रूप में कमजोर पड़ेगा, आर्थिक रूप में कमजोर पड़ेगा, तो चीन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है भारत को मरोड़ देना, और तब वह अमेरिका के आधिपत्य को आसानी से लड़ पाएगा। अमेरिका की यह रुचि होनी चाहिए कि वह किसी भी तरीके से भारत के विरुद्ध कोई काम नहीं करे, भारत के आधिपत्य को नहीं तोड़े, भारत के आधिपत्य को बनाकर रखे उस स्थान पर। अमेरिका और यूरोप अगर चाहेंगे तो ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन भारत, आप देखेंगे भारत ने अपने बल पर फार्मास्यूटिकल उद्योग में पूरी तरह से अपना नाम कर लिया है, और अन्य स्थानों पर वह धीरे 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 कदम भी बढ़ाते जा रहा है। यह अलग बात है कि इस बात को प्रोपेगेट नहीं किया जाता है कि कैसे हो रहा है और कैसे होगा। तो यह काम इस पहलू पर हो रहा है, और इस काम को करने के लिए चीन ने क्या किया है कि भारत के पूरे पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी यहाँ के राजनीतिक हिस्सेदारियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको अपने साथ में पूरी तरह से मिला लिया है, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सके, विद्रोह कर सके, विद्रोह कराकर इस स्थान पर उल्टा पुल्टा काम करा सकें इस स्थान पर। और इन्हें अगर यह काम करा पाते तो भारत में कभी एक मत बन ही नहीं पाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था चीन की तरह नहीं है, जहां पर कि एक और सिर्फ एक ही पार्टी का आधिपत्य रहता है, दूसरी पार्टी कभी आ ही नहीं सकती है। वही पार्टी उनके लिए धर्म होता है, वही पार्टी उनके लिए कमांड होता है, वही पार्टी उनके लिए उनकी अस्मिता होती है, उसी से संबंधित सभी कुछ चीजें होती हैं। भारत में ऐसा नहीं है। तो जब इस स्थान पर तथाकथित डेमोक्रेसी है, तो इस डेमोक्रेसी में इतने गतिरोध पैदा कर दिए जाए
कि इस स्थान पर सभी लोगों को लगे कि उनकी अस्मिता खतरे में है, और चूंकि उनकी अस्मिता खतरे में है, ये आपस में ही लोग एक दूसरे के साथ में लड़ना प्रारंभ कर दें। चीन के पास में जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप है, वो बहुत से ऐसे काम कर सकता है, और भारत को जब तक ऐसे मौका नहीं मिलेगा और जब तक चीन उसे ब्लॉक करता रहेगा भारत को, तब तक ऐसा हो भी नहीं सकता है। और चीन इसी तरीके से अपने पूरे के पूरे डोमिनेंस को, अपने पूरे आधिपत्य को पूरे विश्व के ऊपर में थोपता रहेगा। और चूंकि बहुत से ऐसे पश्चिमी देश हैं, वह सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड काम करते हैं, वो नहीं देखते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। उन्हें पता ही नहीं है कि चीन किस तरह से युद्ध लड़ सकता है। वह उन्हें उसी रूप में उनके स्टेटस क्यो को मेंटेन करके वो धीरे धीरे उनकी जड़ों को खोखला करता जाएगा, जब एक दिन पता चल पाएगा कि उनके पैरों के नीचे की धरती बिल्कुल खिसक चुकी है और उनका कोई भी आधार नहीं है। तब वह सिर्फ अपने देश में इस्लामी मुसलमानी आतंकियों से निपटते हुए नजर आएंगे, तब वह चीन से निपटते हुए नजर आएंगे, और तब ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही आसान हो जाएगा चीन के लिए कि उनका गला मरोड़ दिया जाए। यही चीन की मानसिकता है। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.